अध्याय 10 है हमारा वाक्य रचना, वाक्य, उपवाक्य और पदबंध। अध्याय 10 हमारा कौन सा है? वाक्य रचना, वाक्य, उपवाक्य और पदबंध। अब है हमारा वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। रचना के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं? साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर 3 होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या संदेश सूचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य या संदेह सूचक वाक्य। 7वां इच्छावाचक वाक्य, 8वां संकेतवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर 8 कौन कौन से होते हैं? विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या संदेश सूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब परिभाषा है। परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में मुख्यतः कर्ता, कर्म और क्रिया पाई जाती है। एक सामान्य वाक्य में कर्ता, क्रम और क्रिया पाई जाती है। तो 2 या 2 से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में मुख्यतः कर्ता, क्रम और क्रिया पाई जाती है। जैसे बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, इस वाक्य का पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, अतः यहाँ वाक्य है। जबकि होती पर जीत है, सच्चाई बुराई को वाक्य नहीं कहा जाता क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब है हमारा वाक्य के अंग। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य के अवयव एवं घटक कहते हैं। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जिसमें क्या होती है? पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। उन्हें वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग या घटक होते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग या घटक होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य। वाक्य के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य, पहला ही कौन सा है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार, उद्देश्य में क्या कहता है? कर्ता और कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आता है। उद्देश्य में आता है कर्ता और कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आता है। विधेय में आते हैं वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही जाएं उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही जाएं वह विधेय में आते हैं। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहा जाता है। विधेय में क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहते हैं। विधेय में आता है क्रिया, क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक आता है। विधेय में आता है क्रिया, क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक आता है विधेय में। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारा, राम ने रावण को मारा, घोड़ा दौड़ रहा है, आत्मा अमर है। तो उपरोक्त वाक्य में राम, घोड़ा एवं आत्मा यहाँ के उद्देश्य है। राम, घोड़ा एवं आत्मा के उद्देश्य हैं क्योंकि इनके विषय में बताया जा रहा है। जबकि रावण को मारा, दौड़ रहा, अमर यहाँ क्या है? विधेय है। रावण को मारा, दौड़ रहा है, यहाँ क्या है? विधेय है। उपरोक्त वाक्यों में राम, घोड़ा एवं आत्मा उद्देश्य क्योंकि इनके विषय में बताया जा रहा है। जबकि रावण को मारा, दौड़ रहा एवं अमर है, यहाँ क्या है? विधेय है। अब है हमारा संरचना, रचना के आधार पर वाक्य के भेद।
संरचना रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं। एक है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। एक है हमारा साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। साधारण या सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्यकर्ता और एक विधेय क्रिया होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण या सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्यकर्ता और एक विधेय क्रिया होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अब वह पढ़ता है, अब वह क्या है? उद्देश्य है, पढ़ता क्या है? विधेय है, यह मुख्य क्रिया है। ऐसे ही सुनील क्या है? सुनील खेलता है, सुनील क्या उद्देश्य? खेलता का विधेय या मुख्य क्रिया है। ऐसे ही लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, मैंने लड़के को बुलाया, तो इन सब में एक विधेय, एक उद्देश्य, एक विधेय है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे? यहाँ साधारण या सरल वाक्य हो जाएंगे। दूसरा है हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना में एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिनमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, वो अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य, एक अन्य आश्रित उपवाक्य, उन्हें मिश्र या वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है। मिश्र उपवाक्यों में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। मिश्र वाक्यों में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित मुख्य वाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। आश्रित उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित रहता है। आश्रित उपवाक्य जो होता है ना, वो मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित रहता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रिया होती हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। क्या होती है? समापिका क्रियाएं होती है। मुख्य उद्देश्य में एक मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य उद्देश्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, तो मालिक ने कहा है मुख्य उपवाक्य है, लेकिन कल छुट्टी होगी आश्रित उपवाक्य है, यहाँ मालिक पर आश्रित है, क्योंकि क्या है? अव्यय शब्द है। जैसे अब दूसरा हमारा मालिक ने कहा कि जब कि कल छुट्टी होगी, इसमें की शब्द आ जाए है, की शब्द आ जाए है, ऐसे शब्द आए, वहाँ पर क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। और जब उसके पिता की मृत्यु होगी, की शब्द आया है, तो जब क्या अव्यय है, उसके पिता मुख्य उपवाक्य और मृत्यु होगी, ये आश्रित वाक्य है। ऐसे ही तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया, तब क्या अव्यय शब्द है, चला गया क्या? आश्रित वाक्य है, आश्रित वाक्य है। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। रुको जब उसके पिता की मृत्यु होगी, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, तो मालिक क्या है? मुख्य उपवाक्य, कल छुट्टी आश्रित वाक्य। ऐसे ही जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, जब क्या अव्यय है और उसके पिता मुख्य उपवाक्य और मृत्यु होगी आश्रित वाक्य। तो की शब्द मिले हैं, तो मिले, ऐसे शब्द क्या? मिश्रित उपवाक्य होंगे। जब तब वहाँ प्रयागराज छोड़कर चला गया, तब क्या अव्यय शब्द है, चला गया, आश्रित उपवाक्य है। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो कठिन परिश्रम क्या है? मुख्य उपवाक्य, उत्तीर्ण हो जाओगे, आश्रित वाक्य है। यहाँ यदि तो समुच्चय बोधक अव्यय है, यहाँ अधि तो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ अधि तो क्या है? यदि तो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम सुना हो? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है,
जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इस तरह के अव्यय शब्द देखिए वहाँ पर कौन सा हुआ, मिश्र वाक्य हुआ। अब मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय शब्द हैं। मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय शब्द कौन से हैं, कि, जो, जिसमें, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, जब, तब, जहाँ, यद्यपि, तथापि, तक, क्योंकि, कि, जो, ज्यों की, जो, जिसमें, जिसे, जिसने, वहाँ, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, जब, तब, जहाँ, यद्यपि, तथापि, तक, क्योंकि, कि, जो, ज्यों। यहाँ सब क्या है, मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय शब्द हैं। अब उपवाक्य, उपवाक्य किसे कहते हैं, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का अंग भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का अंग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण, संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे ही संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे ही संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे पहचान, संज्ञा उपवाक्यों से पहले की लगा होता है। संज्ञा उपवाक्यों से पहले क्या लगा मिलेगा, आपको की देखने को मिलेगा। जैसे गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करें। गांधी जी ने कहा अहिंसा का पालन करें, तो यहाँ पर की मिल रहा है, तो यहाँ के संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। जैसे राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ के संज्ञा उपवाक्य है। शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, यहाँ पर क्या संज्ञा उपवाक्य है। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या है, की है। अब है हमारा विशेषण उपवाक्य। ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे पहचान, जिन उपवाक्यों से पहले जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके आदि शब्द लगे हैं, वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके आदि शब्द लगे रहते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, दुनिया उसका सम्मान करती है, तो बुद्धिमान यहाँ क्या आ गया, और जो शब्द आ गया है, तो विशेषण उपवाक्य है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। सफल होना, मेहनती होना, यहाँ क्या है, विशेषण उपवाक्य है। यहाँ विशेषण उपवाक्य है, इन सभी में क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पहचान है, जिन वाक्यों पहले जब, जहाँ, यद्यपि, ज्यों ही, क्योंकि, जिधर आदि शब्द लगे होते हैं, उन्हें ही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जिन उपवाक्यों में पहले जब, जहाँ, यद्यपि, ज्यों ही, क्योंकि, जिधर आदि शब्द लगे हो, उन्हें ही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं।
जिन उपवाक्यों पहले जहाँ, जब, यद्यपि, ज्यों ही, क्योंकि, जिधर आदि शब्द लगे तो उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो जब क्या यहाँ बोलते हैं मेढक की क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वहाँ बहुत मेहनती है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब तीसरे नंबर का है हमारा संयुक्त वाक्य। तीसरे नंबर पर क्या आता है हमारा संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों जैसे किंतु, पर, और, या आदि द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक वाक्यों से होता है, संयोजक वाक्य कौन से अवयवों से, जैसे किंतु, पर, और, या आदि द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया। यहाँ पर क्या संयुक्त वाक्य है। तुम यहाँ आते हो या मैं आऊँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तुम यहाँ आते हो या वहाँ जाऊँ, विकल्प रूप में देखने के बाद संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय शब्द हैं और, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, अतः, किंतु, सो, पर, चाहे आदि। तो संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय कौन से, और, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो आदि। संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं और, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो आदि। अब है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के विधान। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं 8। कौन कौन से, विधि या विधानवाचक, विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक या संदेशसूचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य को संदेश सूचक कहते हैं। अब पहला है हमारा विधि या विधानवाचक वाक्य। वहाँ वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी प्रकार के कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वहाँ आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अब से पुस्तक लाओ। प्रश्नवाचक वाक्य, वहाँ वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। विस्मयादिबोधक विस्मयवाचक वाक्य, वहाँ वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य आदि की अनुभूति हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आ गए। संदेहवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद पिताजी आ जाएं, शायद कल निकुंज यहाँ आए। सातवां हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। आठवां संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, आपने बुलाया तो वह अवश्य आते। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ संकेत कर रहा है। अब है हमारा पदबंध। पदबंध क्या है, पदबंध डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। सामान्यतः पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब
अब पहले पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर काम कर रहे हैं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। भारत के राष्ट्रपति सज्जन व्यक्ति हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में 4 ताकतवर मजदूर, लंका के राजा रावण, आसमान में उड़ता गुब्बारा, भारत के राष्ट्रपति एवं अयोध्या के राजा दशरथ संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे मुझे अभागे को मत मारो, मुझ अभागे को मत मारो। कच्चा में शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, भाग्य की मारी तुम अब क्या कहोगी। उपरोक्त वाक्यों में मुझ अभागों को, कच्चा में शोर मचाने वाले तुम, भाग्य की मारी तुम, यह सर्वनाम पदबंध है। क्या है सर्वनाम पद? विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कुल 4 मजदूर काम आए हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम तेजस है। किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाए। उपरोक्त वाक्य में कुल 4 तेज चलने वाली, किस्मत का मारा विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया है, राम कहाँ जा सकता है, गायक गीत गा रहा है। तो उपरोक्त वाक्य में सो गया, जा सकता है, गा रहा है, यहाँ का क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, जहां आपको ऐसे संज्ञा दिख रही है वहाँ से पहला जो दिखता है वहाँ पदबंध में आ जाता है। सर्वनाम से पहले जो दिखता है वो पदबंध में आ जाता है। विशेषण से पहले जो दिखता है वो पदबंध में आ जाता है। क्रिया से पहले जो दिखता है बाद में जो दिखता है वो पदबंध में आ जाता है। ऐसे क्रिया विशेषण से, जैसे ऊपर है, ऊपर क्या है क्रिया विशेषण, तो इससे पहले जो भी आया वो क्रिया विशेषण पदबंध में आ गया। तो इसमें क्या है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव। तो उपरोक्त वाक्य में इस मकान की छत के ऊपर मेरे गाँव के चारों ओर उस पहाड़ी के पीछे यहाँ क्या क्रिया विशेषण पदबंध है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।